आप सभी का स्वागत है सक्षम रोगा सोसाइटी के आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं और उनके विचारों पर चर्चा करने के लिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे संविधान के निर्माता और भारतीय इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक और सबसे बड़े चिंतकों में से भी एक। और ना ही वो सिर्फ दलितों के नेता थे, वो महिलाओं के भी नेता थे और वो मजदूरों के भी नेता थे। उन्होंने इस समाज के हर उस दबे कुचले वर्ग की अगुवाई की जहां उनके लिए पॉसिबल था। सो आप सभी का स्वागत है सक्षम युवा सोसाइटी के इस छोटे से प्रयास में। और जैसा कि आज का जो सेशन है, हमारे डिस्टिंग्विश स्पीकर की स्पीकर डॉक्टर शशि रानी मैम ने हमको ज्वाइन कर लिया है। सो फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज स्पीकर, लाइक टू इनवाइट विक्की गौतम। Thank you, Abhishek, and good evening, everybody. Jai Bhim. It is great pleasure for me to introduce our speaker today, who is going to talk to us about Ambedkar Jayanti. She is Dr. Shashi Rani Dev, ma'am. Dr. Shashi Rani Dev is Associate Professor at Department of Social Work, University of Delhi. She is also Warden of Meghdut Hostel, University of Delhi. Dr. Shashi Dev started teaching from Department of Social Work, DPS Women's University, Sonipat, Haryana. She worked as research assistant at Faculty of Management Studies, FMS, University of Delhi. She has done MPhil and PhD from Jawaharlal Nehru University, JNU, New Delhi. Her specialization is in industrial labor and occupational health services. She did Masters in Social Work, MSW, from Institute of Social Sciences, Dr. B.R. Ambedkar University, Agra, Uttar Pradesh. She has more than 20 years of teaching, research, and training experience at university. She has been actively engaged with various social issues, especially for children and women. She is associated with various government agencies and stakeholders. She regularly conducted various programs for children's safety and protection, gender sensitization, personality development, career counseling, and cognitive development at Child Welfare Committee, observation homes for children, and at schools. At present, she is working with more than 100 families for child growth and development. Regularly, she is invited by commissions, police, health department, NGOs, and university as a resource person for training, academic lectures, and public awareness sessions. Thank you so much, ma'am. Over to you, ma'am. Ma'am, please unmute yourself. We are unable to hear you. मैम, हम आपको Shashi, you are not audible. मैम एक बार अपने ईयरफोन को डिस्कनेक्ट करके देखिए, शायद मे भी वहां से प्रॉब्लम हो। Hello, now you are getting my voice. यस मैम, इट इज क्लियर नाउ। Okay, so I'll try to put my earphone again. So let me just check because I'm in the, car. So आई थिंक मैम योर माइक इज नॉट वर्किंग ऑफ योर ईयरफोन्स। यस मैम। speak like that. So now you are getting my voice, no? यस मैम, इट इज ऑल क्लियर। Okay, okay. So thank you so much, Saksham रोजगार सोसाइटी और ज्योति जी को मेरा नमस्कार, जय भीम। और आज जो हम 133वीं जो वर्षगांठ है, और एक तरीके से हम कहें जन्मदिन तो 34वां होगा, लेकिन जो बर्थ एनिवर्सरी है वो आज हम बाबा साहिब की मना रहे हैं। और इसके लिए आपने मुझे बुलाया इस मंच पर और सबसे बातचीत करने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ज्योति जी का। और एक दिन पहले ही मेरी उनसे बातचीत हुई और बातचीत करते ही मुझे ऐसा लगा
कि अगर क्रिटिकल थिंकिंग के लोग एक साथ मिलेंगे तो एक दूसरे से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। सो आज का आपने ये मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और बस मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि आज जो हमने कहा कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सेलिब्रेशन किस तरीके का है और हमें क्यों करना है ये सेलिब्रेशन? और ऐसा कोई क्या हम ये इसको एक रिचुअल की तरह मना रहे हैं, या फिर इस सेलिब्रेशन के पीछे कोई हमारा एजेंडा है, या फिर हमारी कोई मंशा है, या हमारी जो इंटेंशन है वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज माने जाते हैं, और पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं और उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम नॉलेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बाबा साहब कहते थे कि मुझे हीरो वर्शिप बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही मैं किसी को ये सजेशन दूं कि कोई हीरो वर्शिप करे, किसी को भगवान माने या भक्ति भावना से लीन हो। रदर रैशनल माइंड हो, अगर विचार अच्छे लगे तो उसको जरूर आत्मसात करना चाहिए, लेकिन उन विचारों को के ऊपर हम पहले क्रिटिकल थिंकिंग करें, उसके ऊपर हम आकलन करें, हम ये देखें कि वो विचार कैसे हैं, क्या वो विचार समाज को आगे बढ़ाने वाले हैं या समाज को पीछे धकेलने वाले हैं। लेकिन अगर आगे बढ़ाने वाले ऐसे विचार हैं और उनसे एक समाज की प्रगति हो सकती है, समाज में रहने वाले लोगों की प्रगति हो सकती है, तो ऐसे विचारों को हमें जरूर आत्मसात करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, और अपनी सोच बूझ का समझ का इस्तेमाल करना चाहिए कि कौन सी ऐसे हमारे जो विचार हैं उनको हम लेकर आगे बढ़ें। जब बाबा साहेब संविधान सभा में बात कर रहे थे, और जब हमको संविधान अपने को आत्मसात करना था, अपने आप को हम वो संविधान दे रहे थे, तो उस समय पे उनकी एक चिंता भी थी कि हमको एक आजादी तो मिल जाएगी, एक पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिलेगी, राजनीतिक तौर पर हम कागजों में आजादी तो ले लेंगे, और हम अंग्रेजों से आजादी लेने की बात कर रहे थे, लेकिन क्या हमें सामाजिक तौर पर वो आजादी मिलेगी, और सामाजिक तौर पर वो आजादी के क्या क्या कारण हैं, किस चीज से हमें आजादी चाहिए, इसके ऊपर भी वो बहुत चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि ये इंडिपेंडेंस ऐसा नहीं है कि भारत कभी इंडिपेंडेंट नहीं था, वो इंडिपेंडेंट था, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंस को छीना गया। किसने छीना और कैसे छीना गया? उसमें हमारे अपने भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस को आत्मसात नहीं किया और अंग्रेजों का साथ दिया, और उसकी वजह से अंग्रेजों ने हम पर 200 साल तक राज किया। तो इस तरीके की जो बात उन्होंने जो कही वो वेल रिसर्च्ड है और वेल डॉक्यूमेंटेड है, वो उनके पेपर में लिखी हुई है। दूसरी बात ये कहते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल डेमोक्रेसी के बगैर कोई भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले सामाजिक समानता और सामाजिक जो बंधुत्व की भावना है वो जरूर होनी चाहिए। अब किस तरीके की समानता, क्योंकि हमारा समाज बहुत सारी असमानताओं में बटा हुआ है, जाति व्यवस्था से जकड़ा हुआ है, हमारे रिलीजन अलग हैं, हमारी बोलचाल अलग है, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है, और बहुत तरीके के अलग अलग धाराओं में हम बटे हुए हैं। अब ऐसे बटे हुए समाज में एकता कैसे पैदा होगी? ऐसे बटे हुए समाज में जब हम एक दूसरे की जो आगे बढ़ने के अवसर हैं उनको अगर हम आपस में ही रोकेंगे, अपने ही लोगों का, तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जो सामाजिक फ्रीडम है, जो कह सकते हैं कि हम एक तरीके से आजादी हमें चाहिए, वो ऐसी धारणाओं से चाहिए जो नेगेटिव हैं, जो समाज की तरक्की में बाधक हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो समाज को आगे बढ़ने नहीं देता। और स्पेशली महिलाओं के लिए हम आज जो फेमिनिस्ट थ्योरीज पढ़ते हैं, हम ये कहेंगे कि बाबा साहेब ने सबसे पहले महिलाओं के अधिकारों की बात की। उन्होंने कहा बिना अधिकार के, बिना लीगल रेमेडीज के, बिना लॉ के माध्यम से उनके अधिकार को मुहैया कराए बगैर हम कोई सामाजिक प्रगति नहीं कर सकते। और महिलाओं की जो भागीदारी है वो समाज की प्रगति में बहुत जरूरी है, और उसके लिए शिक्षा आधार होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग आधार होना चाहिए, महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ जो फैमिली के अंदर अत्याचार होते हैं उस पे रोकथाम होनी चाहिए, उसकी लीगल रेमेडीज होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, उसमें वो सारी चीजें मुहैया कराई गई हैं, जो एक बड़े स्तर पर जो यूएन भी बात कर रहा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जब हम कहते हैं कि हमारे
जो राइट्स हैं, जो ग्लोबल सोसाइटी में है, जो पूरी दुनिया में विस्तार किया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, उस वो सबसे पहले हमारे संविधान में मिलते हैं, हमें मौलिक अधिकारों के रूप में मिलते हैं। अच्छा, फिर हम ये भी बात करते हैं कि जो हमने पॉलिटिकल फ्रीडम ली है, जो हमारा राज्य है, वो उसका आचरण कैसा हो, उसका कंडक्ट कैसा हो। उसमें भी बहुत एथिकल कंडक्ट की बात कर रहे हैं। तो उसमें भी ये बात आई है कि जो हमारा जो स्टेट है, जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी महकमे हो सकते हैं, वो कल्याण के लिए काम करें, और वो लोगों के हित के बारे में सोचें, उनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को सिक्योर करें, रोजगार के काम जितने भी अवसर हो सकते हैं वो मुहैया कराए जाएं। और अगर कोई किसी कारणवश रोजगार के अवसर को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको असिस्ट करे, वो उसका राइट है, वो हेल्प उसको आगे बढ़ाए। और इक्विटी में जाना है, समानता में जाना है, और समान अवसर के अंदर भी हमको एक आगे बढ़ावा देना है, जिसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लाए जाएं, ऐसे ऐसे पॉलिसी, ऐसी नीति बनाई जाए जो लोगों को आगे बढ़ाएं। अगर किसी सामाजिक, आर्थिक या किसी भी कारण से जो पिछड़ा वर्ग है, वो अपने उन अवसरों को प्राप्त नहीं कर पाता है। महिलाओं और बच्चों की सेहत के साथ में वो बात करते हैं कि महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो सर्वोपरि है, और एक राष्ट्र की शक्ति के लिए उस स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसलिए आप देखते हैं कि सबसे पहले वो फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हेल्थ एंड हाइजीन की बात कर रहे हैं। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि हम सिर्फ उनको कास्ट के एंगल से समझ रहे हैं बाबा साहब को, लेकिन आप देखें तो उनकी थीसिस तो इकोनॉमी के ऊपर है, वो प्रॉब्लम ऑफ रूपी की बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ही इज अ पर्सन हु फेवर्ड द इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि हमें पता था कि हमारी जो लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं है, वो जाति पे आधारित है, वो फ्यूडल सिस्टम पे है, सामंतवाद पे है, तो सब लोगों के पास जमीन का अधिकार नहीं है। और जो जमीन अगर है भी किसी के पास, सो वो प्रोडक्टिव नहीं है, उस पे उपज नहीं हो सकती। और ऐसा पीस ऑफ लैंड अगर हम किसी को देते भी हैं, तो उससे उसकी उपज नहीं होगी, उसके पास रोजगार के और फर्दर उसको उससे इनकम नहीं होगी। तो इसलिए हमें जो रोजगार के अवसर मुहैया कराने हैं, और इसके लिए इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट होना बहुत जरूरी है। और आज आप जितनी भी तरक्की देखते हैं देश की, आप मान के चलिए वो 20 साल आजादी के बाद, तुरंत बाद जो 20 साल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ है, और उसमें जो रोजगार के अवसर प्राप्त कराए गए हैं, जिसको हम स्वर्णिम काल के रूप में भी जानते हैं। बिजली जो बनाने का जो प्रावधान उन्होंने किया कि हम इंडिपेंडेंट हों और हमारा देश खुद बिजली का उत्पादन करे। और अब तो हम बिजली के वो जो उपकरण है वो हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी वर द फर्स्ट कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुए अपने बिजली के उपकरणों को लेकर, और अपने यहाँ खुद बिजली पैदा कर कर। तो इस तरीके का उनका इंडस्ट्रियल माइंडसेट था। एट द सेम टाइम जो वर्किंग कंडीशन है, आज 2003 में जाके या 2015 में जाके जो डिसेंट कंडीशंस ऑफ वर्क है, उसके बारे में आईएलओ भी बात कर रहे हैं, और लेटेस्ट उसके ऊपर चर्चा होती है। लेकिन जब बाबा साहब उसके ऊपर एज मिनिस्ट्री में, जब वो लेबर मिनिस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो वो अपने एक भाषण में कहते हैं कि कोई भी वर्कर जो है, जो वो क्या चाहता है, वो उसको फेयर कंडीशंस ऑफ वर्क के साथ फेयर कंडीशंस ऑफ लाइफ चाहिए। और जैसे ही हम फेयर कंडीशंस ऑफ लाइफ कह रहे हैं, तो हम राइट टू फूड की बात कर रहे हैं, राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं, राइट टू प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, राइट टू मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं। महंगाई के रहते हम उसको और मुहैया कराए जाएं उस तरीके के अवसर, उसको असिस्टेंस दी जाए, क्राइसिस में उसको वो कॉम्पनसेशन दिया जाए, और डिग्निफाइड लाइफ हो, ताकि हमारी जो कामकाज की जगह है वो भी सुरक्षित हो, महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। और महिलाओं के रोजगार और समान अवसर के लिए, और छुट्टियों का प्रावधान, और मैटरनिटी लीव, और एट द सेम टाइम जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो लेबर की कैसी होनी चाहिए, उसमें जितने एडवांसमेंट आप देखते हैं वो फैक्ट्रीज जो लेजिस्लेशन है, फैक्ट्री एक्ट है, उसके माध्यम से आता है। उसमें चैप्टर 3 में बहुत क्लियरली लिखा है कि जो काम की जगह हो वो साफ सफाई हो, वहां पे क्रेचेस होने चाहिए, कैंटीन होने चाहिए, फूड अच्छा होना चाहिए। ये सारी बातें बाबा साहब अपने भाषण में बोल रहे हैं, और उनके लिए लॉज भी लेकर आ रहे हैं। तो ये उस तरीके का सेलिब्रेशन है। जब हम कहते हैं कि हम उनकी वर्षगांठ मना रहे हैं या जयंती मना रहे हैं, तो हम उन विचारों की जयंती मना रहे हैं, हम उन बातों की जयंती भी मना रहे हैं जो इस व्यक्ति ने इस देश को बचाने के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश में समानता लाने के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए जो विचार अपने दिए। और एट द सेम टाइम अगर हम देखें, कई बार ऐसा भी आरोप लगता है कि उन्होंने
धर्म परिवर्तन किया और कन्वर्जेंस किया, लेकिन वो बहुत रिलीजियस पर्सन भी हैं एट द सेम टाइम। हम उनको जितना पढ़ेंगे उतना कम है। वो हमेशा एक ऐसे धर्म की तलाश में रहे जो समानता पे आधारित हो, जिसमें भेदभाव ना हो। जैसे कि आप देखते हैं कि पानी के लिए उन्होंने सत्याग्रह का, उन्होंने कहा कि वो जो पानी के तालाब हैं उसमें सबका पानी पीने का हक सबका समान होना चाहिए, कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए। मंदिरों में प्रवेश करने की बात की, और उसके साथ उन्होंने महिलाओं के साथ आंदोलन किया, और उस आंदोलन के तहत मंदिरों में प्रवेश हो, चाहे तालाब से पानी लेने की शुरुआत हो, और चाहे शिक्षा की शुरुआत हो, और चाहे इंडस्ट्रीज में जॉब की बात ही क्यों ना हो, वहां पे वो महिलाओं को आगे लेकर आते हैं। सो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो शिक्षा के अवसर हैं उसके बारे में वो हमें प्रेरित करते हैं। ऐसे विचार का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो हम ये भी देखें कि इस सेलिब्रेशन से हमें क्या मिलेगा। क्या हम सिर्फ हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है कि हम बाबा साहब को मान रहे हैं, और क्या कंपल्शन है क्योंकि अब दुनिया उनको मान चुकी है तो इसलिए हमें भी उनको सेलिब्रेट करना है। लेकिन हमें धरोहर अपनी माननी चाहिए। हम सब लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे देश में ऐसे ऐसे महानायक पैदा हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो समाज के लिए समर्पित किया है। वो चाहते तो अपना जीवन बहुत सुखी बना सकते थे, वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, या फिर वो ऐसी चीजों पे हाँ कह सकते थे जो सामाजिक हित से परे होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, एक व्यापक तौर से देखा कि ये समाज की प्रगति कैसे होगी। इसीलिए आप देखते हैं कि जब वो बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं जो समानता पे आधारित है, और उसमें कोई भगवान की कल्पना नहीं है, उसमें कोई कर्म कांड नहीं है, क्योंकि उनके जो अ, जो एट फोल्ड जो पाथ है, जो अष्टांगिक मार्ग है, वो कंडक्ट की बात कर रहा है, वो आचरण की बात कर रहा है, वो एथिकल कंडक्ट की बात कर रहा है। उसमें ऐसी सभी चीजों से दूर रहने की बात की गई है जो किसी व्यक्ति के जीवन, उसकी फैमिली और उसकी कम्युनिटी और उसके समाज को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसमें समस्याएं लेकर आ सकती है। उस मार्ग पर चलने से हम इस तरीके की बात करते हैं जहाँ पे बंधुत्व की भावना पनपती है। हम उसमें अपने आचरण में ऐसा थिंकिंग लेकर आते हैं जो शांति को आगे बढ़ाता है। तो जब भी हम बाबा साहब को पढ़ रहे हैं तो हमने ये भी देखा कि वो कहते हैं कि वो किसी भी इनडिसिप्लिन को प्रमोट नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर हम लॉ के आधार पर अपने हकों को सिक्योर कर लें, हमारे लेजिस्लेशंस और हमारे जितने भी कानून हैं उनके आधार पर अगर हम अपने हकों को सिक्योर कर लें, तो हमें उसी से क्रांति आएगी और उसी से समाज की जो प्रोग्रेस है वो आगे होगी। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक अनरेस्ट पैदा होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी लेजिस्लेशंस उनके समय पर आए, जितने भी कानून आए, वो सामाजिक व्यवस्था को मेंटेन करने वाले आए, और उन्होंने इस तरीके की बात की जिससे समाज एक दूसरे के साथ बंद कर रहे। अच्छा, जब हम अपने संविधान के प्रेम्बल को पढ़ते हैं तो कई बार ये भी कहते हैं कि जो है हमने बहुत सारे शब्द बहुत सारे देशों से लिया, लेकिन आज जितने भी लोग हायर स्टडीज में हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, और अपने पेपर्स लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, वो ऐसे ही नहीं लिखते, वो बहुत रिसर्च करके लिखते हैं। और दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें कही गई है उनको लेके अपना कोई पेपर तैयार करते हैं, उनको लेकर अपनी कोई किताब लिखते हैं। हमारा संविधान भी उसी प्रकार से जितने बेहतर और खूबसूरत व्याख्या पूरे विश्व में भाईचारे को लेकर हो सकती थी, समान अवसर को लेकर हो सकती थी, पॉलिटिकल फ्रीडम को लेकर हो सकती थी, सामाजिक आजादी को लेकर हो सकती थी, राजनीतिक अधिकारों को लेकर हो सकती थी, वो सारी बातें हमारे संविधान के अंदर समाहित है। तो हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमने विश्व की जितनी भी अच्छी बातें, बेस्ट पॉलिसीज हो सकती थी या बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती थी, उनको हमने अपने प्रेम्बल में रखा। और हम देखते हैं कि जो हमारा प्रेम्बल है वो भी वी से स्टार्ट होता है। वो किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, वो किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा है, वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं कर रहा है, हम सब भारतीयों की बात कर रहा है। और एक तरीके से बाबा साहब जब अपने स्लोगन में भी कहते हैं कि एजुकेशन का पर्पस क्या है, वो कल्टीवेशन ऑफ माइंड हो। तो जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है और प्रेम्बल है, उसमें सबसे पहले एक देश का कंडक्ट कैसा हो, वो किस तरीके की आजादी को आगे लेकर बढ़े, उसके बारे में वो प्रेम्बल बात कर रहा है। और वहां पे हम की भावना है, वहां पे मैं को नकार दिया गया। इसका मतलब है हमको सेल्फ से बाहर आके अपने समाज के लिए काम करना है,
अपने समाज की प्रगति के लिए काम करना है और सामाजिक न्याय की धारणा के साथ काम करना है। उसमें जो वंचित वर्ग है, जो हाशिए पे खड़ा हुआ वर्ग है, उसके रोजगार के अवसर हों, उसके सामाजिक आजादी के अवसर हों और उसको एक राजनीतिक अधिकार मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले, इस तरीके की वो फ्रीडम की और जस्टिस की बात करते हैं। एट द सेम टाइम अगर किसी की मोबिलिटी कहीं पे उसका जो आगे बढ़ने के अवसर हैं वो रुकते हैं, तो उसके लिए इक्वालिटी की बात की गई है और इक्वालिटी के अंदर भी इक्विटी की बात की गई है कि अगर समान अवसर होने के बावजूद भी सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो व्यक्ति उन समान अवसर को ग्रहण नहीं कर पाता है या उस पर उसको फायदा नहीं मिलता है, तो हमारे जो सरकारें हैं, हमारे जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि उनको और आगे बढ़ के असिस्टेंस दी जाए। सो इतना बारीकी के साथ संविधान में ये बातें होती हैं और उन्होंने फिर आगे जाके हमारा संविधान क्या कहता है कि हम फ्रीडम भी ले लेंगे, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि फ्रीडम के साथ और इक्वालिटी के साथ और लिबर्टी के साथ हम जो है वो फ्रेटर्निटी को बढ़ावा नहीं देंगे, मतलब बंधुत्व को बढ़ावा नहीं देंगे। इसके मायने ये हो गए कि अगर हम एक दूसरे के साथ जो हेटेड है उसको जब तक हम नहीं रोकेंगे तब तक ये जो सामाजिक लड़ाई है वो नहीं हो पाएगी। सो ये बात संविधान के माध्यम से आ रही है। I hope everything is all right. There is a background noise. It is coming from the meeting side. So now it is clear. Yes. फ्रेटर्निटी है वो मेंटेन करना है, बंधुत्व की भावना है, क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी है, हम बहुत आधार में बटे हुए हैं, तो हमें वो सब मेंटेन करना है। तो इस तरीके के जो फ्रेटर्निटी है उसकी हम बात कर रहे हैं और इन विचारों को लेके हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और इन विचारों को सेलिब्रेट करने से एक समाज की प्रगति को आगे बढ़ना ही होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और आज जिस तरीके की हम बातें देखते हैं, कई बार जो गैर जिम्मेदाराना बातें आ जाती हैं, पब्लिक डोमेन में आती हैं, हमें उन्हें रोकना चाहिए और बुराई के ऊपर अच्छाई तभी विजय होगा जब हम रैशनल माइंड से और आकलन करके क्या सही है क्या गलत है तब फैसला करें और अपने लिए ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसी पॉलिसीज बनाएं और ऐसे पॉलिसीज को सपोर्ट करें जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको सपोर्ट करता हो और सबको समान अवसर देने की बात करता हो। सो मुझे लगता है कि बातें तो बहुत सारी हैं कहने के लिए, लेकिन समय की जो सीमा है वो इतना इजाजत नहीं देती है। मुझे जितना समय दिया गया उसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अच्छे विचार हैं उनका सेलिब्रेशन होना चाहिए, अलग अलग फॉर्म्स में होना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहती हूँ मैडम को कि उन्होंने इतने अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया। और मैं देख रही थी वीडियो, काफी सारे काउंसलिंग प्रोग्राम है और चर्चाएं हो रही हैं, छोटी छोटी गोष्ठियां हो रही हैं। इस तरीके से जो कॉन्शियसनेस पैदा की जाती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और उससे जो एक चेतना जो डेवलप होगी और उससे जो अवसर मिलेंगे आगे, हम किसी भी रोजगार में जाएं, कोई भी हम क्यों ना रोजगार लें और किसी भी फील्ड में हम क्यों ना आगे बढ़ें, लेकिन हमें अपने विचारों को बहुत स्ट्रांग रखना है और जो अच्छे विचार हैं उनके साथ ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनके साथ ही एक पॉजिटिव थिंकिंग भी डेवलप होती है, ऐसा मेरा मानना है। So thank you so much that you have given me this opportunity to speak to you all, and I hope that you are able to listen to me. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, अलग अलग विषयों पर प्रकाश डालने के लिए अम्बेडकर के विचारों को लेकर। और सिर्फ एक विषय पे नहीं मैम, आपने काफी विषय बोला और शायद मैं भी कहीं कहीं चूक गया लिखने से कि आप जितना बहुत वास्ट चला आपका जो भी स्पीच था। सो अब मैं इस फ्लोर को ओपन करना चाहूंगा और सभी के लिए, यदि कोई पर्सन या कोई भी व्यक्ति या रिस्पेक्टेड सीनियर इंटरेस्टेड हो अपने विचारों को साझा करने के लिए, तो फ्लोर इज ओपन, दे कैन शेयर देयर व्यूज। अब मैं हेलो। इसमें स्टेप इन कर सकता हूँ। सबसे पहले थैंक यू शशि जी, आपके बहुत ही
बहुत क्लियर विचार थे आपने जो बताया अंबेडकर जी के बारे में, आप कैसे इंस्पायर हुए एंड कॉन्स्टिट्यूशन को जो कंट्रीब्यूशन था उनका। मुझे एक और चीज काफी इम्प्रेसिव लगती है कि हम बोलते हैं कि जज पीपल इन देयर टाइम, कि उस समय पे कैसा कैसा माहौल था उसके हिसाब से जज करना चाहिए। और उस तरीके से सोच के मेरे को लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का और भी इम्प्रेसिव है कि आज की सोसाइटी में जब हम मानते हैं कि काफी लिबरल हो रही है सोसाइटी, कि सब, तब भी हमें लगता है कि कोई अगर अंडर रिप्रेजेंटेड सोसाइटी से आके सक्सीड करता है तो बहुत बड़ी बात है। उस समय में 40s में, जबकि पूरे ग्लोबली आप देखिए, नॉट नॉट जस्ट इंडिया में, कि काफी डिस्क्रिमिनेशन था ग्लोबली हर जगह पे, वहां पे आके ना सिर्फ वो अपने ना सिर्फ अपनी कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, बट बल्कि वो ना सिर्फ खुद सक्सीड करते हैं, वो अपनी कास्ट को भी ना सक्सीड कराते हैं, बट उसके अलावा वो खुद जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे लिए एसेंशली मतलब डेमोक्रेसी का बेस है, उसको आके बिल्ड करते हैं उस माहौल में। मुझे और भी इम्प्रेसिव लगता है कि कैसे वो कितने 80 साल पहले इतनी सक्सेसफुली वो कर पाते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू से कि हाँ, वो और भी इम्प्रेसिव लगा मुझे। जय विकी जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं मैं वो कुछ कह कह रहा था सकता हूँ? श्योर सर, श्योर। Can you hear me? यस सर, वी कैन हियर यू। Firstly, I am late. I got delayed. Honorable member, Madam Kalra. मेरा नाम रंजीत सिंह है, and I had worked under Madam Kalra. Namaste, ma'am. It's a pleasure seeing you after 4 or 5 years. And I had an honor to work under Madam Kalra when I was in the NHRC and she was the honorable member. And हमने इनसे बहुत कुछ सीखा. Ma'am, thank you for letting me know. Thanks. Now coming to Ambedkar ji. See what let me share. I don't have any script and I was just driving back from some place. See, post-COVID, a new world order is emerging. Now, this new world order is facing a lot of conflicts all over the world, whether it is Palestine, Gaza, or Ukraine, Sudan, Syria, all over the world, there is a lot of conflict. And the story of human rights versus human wrongs is coming into limelight. Having said that, the relevance of Ambedkar is becoming more and more to us. Now, in this new geopolitical order, हमें समझना है कि Ambedkar at that time, so many years back, he was visionary, he was dynamic, and he could read the pulse of the people. And what he wrote in the Indian Constitution as the father of the Indian Constitution is very much relevant today. मैं जब भी कोई क्लास लेता हूं या कुछ लेता हूं, I always say we have got a progressive legislation, which is very much progressive, which has got enabling tools, whether we call it, मेरे से पहले जो मैडम बोल रही थी मैंने सुना, from article 14 to 35, all constitutional freedoms, हमारे सब freedoms जो आज की डेट में relevant हैं, not only in India but the entire world over. He was visionary and he was dynamic. Next, like he was so visionary, right to constitutional remedies. He was very much aware that the constitutional aberrations will arise as the population, as the democracy grows in new form. Constitutional remedies हमें चाहिए. So he was very much aware of the constitutional remedies and what he called Dalits. Today, we don't call Dalits, but modern forms of slavery, modern forms of bondage are very much existence. So my first point was that he was a progressive and visionary leader where he could tap the mind of the common man, and that is what we are looking at today. Second point, he championed the cause of human rights. Now, question arises, what is human rights? हमें definitions तो बहुत मिलती हैं, but human rights is nothing but it's a way of life. It's expression towards happiness. It's an expression of governance. It's an expression of feel good. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ह्यूमन राइट्स के 4 मेन चीजें हैं, लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, वो इन तीनों चारों पहलुओं के ऊपर
Ambedkar had touched in depth, and that is what is relevant today. And human dignity, जिसे हम कहते हैं human dignity is the spine of human rights. हमारी रीढ़ की हड्डी है. So that is what Ambedkar ji told at that time. Third point, in short, what I was just thinking, what he spoke the maximum or what he wrote, it was on empowerment of the women and gender equality. उस समय उन्होंने कहा skill development. Today what we are seeing in the present form of the governance, there is a lot of focus on skill development, both at the grassroots level and at the apex level, both tops down approach and bottoms up approach. So skill development, education, both primary, secondary and higher and technical education. So he was visionary. He could see, he could read the pulse of the people, and that is what he said. Third point और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमें अंबेडकर को, if we have to imbibe him, if we have to follow him, what we should do, what should be our way ahead, in my opinion, in short, firstly, we have to change our mindset. We have to change. We have to accept that what he said is relevant. What we need to do, we should walk the talk in all the spheres, what the previous speakers have also spoken. So we have to walk the talk by changing our mindset and our attitude. To raise awareness and sensitization of all the key stakeholders. Awareness has to be generated, and it could be generated at the grassroots level, what we are doing right now. It could be done at the college, at the university, at the school level. It has to be imbibed, and that is awareness generation. And when we say awareness generation, linked to is sensitization. And sensitization is of the academia. Sensitization of the media. Sensitization is of our legislators. Sensitization is of all the other key stakeholders. So second point is awareness and sensitization. And lastly, if we have to imbibe him, we have to do more research. These days, I go to various universities. I teach in one of the central universities. When I say nobody is picking up with neither in masters or in PhD scholars topics like human rights, human dignity, Ambedkar, they have to be made relevant. There has to be more research. There has to be more PhD scholars on Ambedkar philosophy. I see in my university, I saw about 6 students. None is on the lines of Ambedkar. They may be following the modern trends, but Ambedkar has to be relived. It has to be relooked, and that could be only done with the research. And what is the advantage of the research? When we have research, we have database, and that database is dovetailed in the policy making and policy direction. So research is mandatory on I just Ambedkar. like to request, sir, please conclude your speech, so we can provide the. Okay, thank you. So this was my points. This was. Thank you. Thank you. I'm over. I'm done. Thank you, sir, for your valuable insight. और पार्टिसिपेंट से if I can रिक्वेस्ट just रहेगा say- जिन्हें भी अपने विचारों को साझा करना है, कृपया करके 2 मिनट के अंदर कर पाएं ताकि हम औरों को भी मौका दे पाएं. हाँ जी, Abhishek, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, if I can just say a few lines. First of all, I would like to apologize to everyone because I'm not able to. My video is not opening, so that is the error. मैं एक चीज बस ये मेंशन करना चाहता था कि एक बुक पढ़ी थी, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें वो इन डिटेल हर मुद्दे पे बात करते हैं कि किस लिए कास्ट का चले जाना बिल्कुल जरूरी है, जिसमें वो एक जगह पे आके कुछ कोट्स बताते हैं जो उस टाइम समाज में बहुत ज्यादा रेलेवेंट थे. जैसे एक जो मुझे याद आ रहा है, जो मैंने सुना है, वो गांव में ऐसा कहा जाता था कि बेटी चमार की और नाम राजरानी. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स was there in the society, जहां वो जज कर रहे थे कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है तो उसका रहन सहन और उसका बर्ताव भी निर्धारित किया जाएगा. तो इस तरीके के कोट्स को भी उन्होंने यूज किया, जो ये बताता है कि वो ग्रास रूट के जो एक बेवकूफी कही जा सकती है, उनको भी एड्रेस किया एक तरफ से, ना कि सिर्फ उन्होंने बड़े बड़े प्रिंसिपल्स और ह्यूमन राइट्स चीजों को ही डील किया. दिस वाज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन. Thank you, Aditya ji, for your valuable insight. Anyone else like to speak? Yes, I want to talk about बाबा साहेब. सबसे पहले मैं उनका एक ही कोट जो उन्होंने दिया था, मैं उसको डिस्कस करूंगा. शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा.
बाबा साहब ने बोला था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब शिक्षा पे उन्होंने इतना जोर दिया, इतना काम किया उस पे। और अभी आपने एक नेल्सन मंडेला जी का कोट भी सुना होगा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो बाबा साहब ने इस पूरी बात पे बिल्कुल बात, ये बात जो पूरी जो लाइन है ना, बाबा साहब ने बिल्कुल उस बात पे बिल्कुल हाँ वाले कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। उन्होंने अपनी एक कलम चला के एक संविधान बना के मतलब पूरे भारत को, मतलब पूरे देश को चेंज कर दिया। और जो ये इसका जो इंस्पायरेशन है कि एक दलित वर्ग का कोई व्यक्ति जिसको एजुकेशन के लिए मौका ना मिलता हो, उसको जिसकी अगर बार बार अगर कटिंग करनी हो, उसको बाल कटवाने हो ना, तो वो उसका जो बार्बर भी था वो भी उसको बोलता था कि तू दलित है, मैं तेरे बाल नहीं काटूंगा। तो बाबा साहब की बहन उनका बाल काटा करती थी। मतलब इतना उनके साथ ऐसे व्यवहार हुआ करता था जब उस कई साल पहले। और दूसरी बात है कि उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, और बाबा साहब जब पढ़ा करते थे, मैं आई जस्ट वांट टू शेयर वन स्टोरी ऑफ बाबा साहब। क्या होता था, बाबा साहब एक दिन अपना पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते क्या हुआ कि उनका स्टाफ आया, उसको आया चाय लेके उनके पास। उन्होंने बोला बाबा साहब चाय पी लो। बाबा साहब अपना पढ़ाई करने में लगे हुए थे तो उन्हें फोकस नहीं करा, तो वो चाय रख के चले गए। अब क्या हो, बाबा साहब को जब वो 6 बजे उसने चाय दे के गया तो बाबा साहब अपना पढ़ रहे थे। फिर सुबह मॉर्निंग में जब वो आया वहां पे, करीब 10 या 10:30 11 बजे की बात है, जब वो आया बाबा साहब तब भी उसी टाइम उसी पोजीशन में पढ़ रहे थे, और चाय वैसी की वैसी पड़ी थी। तब उन्होंने बाबा साहब से पूछा कि आपने चाय अभी तक पी नहीं? तो उन्होंने कहा अच्छा आप चाय भी लेके आए थे? तो उन्होंने कहा बाबा साहब आप तब से पढ़ ही रहे हो, कल आप सुबह से बैठे थे, अभी आज की फिर सुबह हो गई, अभी तक आप पढ़ ही रहे हो। बाबा साहब ने तब एक बात बोली थी कि मैं रात दिन भर इसलिए जगता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। तो बाबा साहब उस टाइम पे कितना स्ट्रगल करते थे, जो हम जैसे लोगों को कितना इंस्पायर करता है। और जैसा कि हमारी मैम ने तो बता ही दिया कि उन्होंने बहुत कुछ बताया, जैसे आरबीआई का जो अवधारणा हुई थी, उनकी अवधारणा से ही आरबीआई का भी गठन हुआ था। उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, लेबर के लिए 12 घंटे की मजदूर हुआ करती थी, उन्होंने उसको 8 घंटे में कन्वर्ट करवाया। मटर्निटी लीव जो वुमेन्स को मिलती है, वो मटर्निटी लीव का जो कॉन्सेप्ट था वो बाबा साहेब ही लेके आए थे। डीए का कॉन्सेप्ट, आपका डीएनएस अलाउंसेस का कॉन्सेप्ट, मेडिकल लीव, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, इस तरीके से काफी ऐसी चीजें थी जो उसको सारे बाबा साहब ने, मतलब उनके जो विचार थे काफी विजनरी थे। वो सिर्फ ये नहीं सोचते थे कि अभी के लिए बात करते हैं, वो बहुत विजन वाले लोग थे कि उनको पता था कि आज नहीं लेकिन कई साल बाद इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली लोगों को। तो किस माइंड के थे। और मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, मैं खुद तो दलित से ही हूँ, और मैंने आज बाबा साहब की जयंती मनाई है अपने चूनाभट्टी में। और आप मानोगे नहीं, कम से कम 2000 लोग गैदर हुए थे हमारे बाबा साहब की जयंती में। इट वॉज अ वंडरफुल इवेंट, होस्ट बाय माई मदर, बेसिकली मेरी मम्मी ने होस्ट करा था। 2000 से ऊपर लोग हमारे इवेंट में आए थे। इट वॉज अ वेरी ग्रेट इवेंट। बाबा साहब ने ऑर्गेनाइज करा, सबको जागरूक करा। और अभी भी मेरे यहाँ प्रोग्राम ही चल रहे हैं बाबा साहब के, तो मैं आज पूरा दिन बिजी रहता हूँ। फिर भी मैंने टाइम निकाल के आज मैंने क्लास ली और मैंने सुना आप लोगों को। एंड थैंक यू सो मच। एंड मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। Thank you, Vicky ji. Is there anyone else who would like to speak? सभी को नमस्कार। Am I audible? Yes, sir. अच्छा, it was indeed very enriching lecture. थोड़ा और समय भी उनको देना चाहिए था। मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, पता नहीं मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए गए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सक्षम रोजगार सोसाइटी को कि इतना अलग अलग विषयों पर और अलग टॉपिक्स पे हम लोग एक पूरी लेक्चर सीरीज चल रही है, जो बहुत मुबारक हो। आवाज आ रही और है? कोई अपने विचार? जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। और कोई अपने विचारों साझा करना चाहेगा तो अभी फ्लोर ओपन है। May I join, please? I am Dr. M.D. श्योर Astiagi. सर, श्योर सर। मैं मैडम ऑनरेबल मैडम ज्योतिका कालरा जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मैंने उनके साथ काम किया है करीब लगभग 5 साल NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, और काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। और इनफैक्ट एक आध प्रश्न भी मैं इस मतलब रखना चाहूँगा मीटिंग में, जिसका जवाब मैं मैडम से ही चाहूँगा। खैर, प्रोफेसर शशि राणे जी ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में
उनके सभी एक्चुअली पहलुओं को टच करते हुए काफ़ी डिटेल में सब कुछ बताया है। हालांकि कुछ इशू पर मुझे लगा जैसे कुछ वो कम आउट इश्यूज पर पासपोर्ट की कॉपी मंगा लेना दीदी की। उसमें मैं कुछ ऐड करके उस बात को मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। एक बात उन्होंने 2 बार बोली कि अंबेडकर साहब ऐसा कहते थे कि बिना लॉ बनाए या लॉ में परिवर्तन किए हम अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, और इसके लिए उन्होंने यही मतलब कि अपना वो रखा कि लॉ के द्वारा ही हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। इनफैक्ट अंबेडकर साहब ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि लॉ बनाने से कुछ नहीं होता, और ये बात तो मैं आपको कोट भी कर सकता हूं कि ये तो उन्होंने शायद 55 में या 53 में, फिर दोबारा उन्होंने 55 में ये कहा था कि I shall be the first person to burn the Constitution। और इसके जवाब में देते हुए उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि केवल संविधान बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक लोग जो जो उस संविधान के दायरे में अपना अपना रोल निभा रहे हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, यदि ये लोग उस भावना को न समझें और उस भावना के अनुरूप काम ना करें, तो केवल संविधान, कोई भी समाज में जो वांछित परिवर्तन लाने की बात है वो नहीं हो पाएगी। ये डिपेंड करता है कि कौन लोग उस संविधान को लेकर के उस पर अपना अपना रोल, जो भी संविधान उनसे मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है उनके रोल प्ले करने की, वो यदि सही रूप में रोल प्ले नहीं करते हैं तो संविधान कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो एक पॉइंट तो मैं वो जोड़ना चाह रहा था कि अंबेडकर जी का ये कहना था, संविधान को निर्माता हम उन्हें बोलते हैं, हालांकि संविधान तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, इसमें शायद करीब 300 से भी ज्यादा शायद मेंबर थे, एंड डॉक्टर अंबेडकर वाज द एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी में करीब 7 लोग थे मेरे ख्याल में। हाँ, उन 7 लोगों में सबसे ज्यादा रोल जो है डॉक्टर अंबेडकर का है, दैट इज फैक्ट। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो बात उन्होंने कही अंबेडकर जी ने कि केवल संविधान बनाने से, लॉ बनाने से कुछ नहीं होगा, ये दरअसल उनका जो मेन एक जो मुहिम थी और उनका जो मूल विचार है वो यही था कि जब तक समाज में एक बहुत बड़े वर्ग को सेग्रीगेट करके और वर्णा सिस्टम से बाहर रख करके, और जिस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन और उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये होता रहेगा, तब तक कोई परिवर्तन या कोई संविधान, कोई कुछ काम नहीं करेगा। ये उनका मूल विचार था दरअसल। और इसके लिए एक बात मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहा हूं कि मेरा ये मानना है कि आई एम ए सोशियोलॉजिस्ट बेसिकली, कि देखिए लॉ भी ना 2 प्रकार के हैं। एक तो लॉ वो है जिन्हें हम कहते हैं कि उसके लिए बनाए जाते हैं कि ऐसे क्राइम्स के लिए बनाए जाते हैं जो क्राइम्स समाज में होते हैं, उन्हें कहते हैं हम मैला इनसे, मतलब वो समाज जब से है तब से ही उनको क्राइम माना गया है या उनको गलत माना गया है, समाज उन्हें गलत मानता है। चाहे उसको आप कवर करने के लिए या उसमें आप सही मार्ग दिखाने के लिए लॉ चाहे कभी भी बनाएं, कभी भी बाद में बनाएं, लेकिन उन्हें समाज उन्हें पहले से ही गलत मानता है। ये जो सारे मेजर क्राइम्स हैं, रेप है, मर्डर है और इस तरह की चीजें हैं। कुछ क्राइम समाज में ऐसे होते हैं जिनको समाज कभी गलत नहीं मानता, लेकिन आपने लॉ बना दिया कि ये गलत है, ये क्राइम होगा। जैसे आपका ये एक्ट है, जो कि अंबेडकर के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं बात करूं इसकी छुआछूत की। अब छुआछूत की बात तो गांधी जी ने बहुत बड़े जोर शोर से उठाई थी। आप 20s और 30s के दशक में देखिए, अंबेडकर का, गांधी का डिबेट भी इस छुआछूत को इशू को लेकर के बहुत तगड़ा सर हुआ था। सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि समय की थोड़ी पाबंदी होने के कारण मैं आपको कंक्लूड करने की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि छुआछूत की डिबेट समाज में चलती रही, गांधी अंबेडकर आपस में बहुत डिबेट किए, पूना पैक्ट भी हुआ और वो सारा कुछ हुआ। उसके बाद भी अंबेडकर साहब ने इस छुआछूत को लेकर के स्पेशली एक कानून बनवाया अपने, शायद 56 में उनका देहांत हुआ है दिसंबर के महीने में, 55 में बनाया, पीसीआर एक्ट 1955 उसे बोलते हैं, जो छुआछूत विरोधी था।
और उसके बाद भी हमने देखा है कि छुआछूत का उन्मूलन नहीं हो पाया। धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आज भी ग्रामीण इलाकों में देखिए छुआछूत चल रहा है। तो कानून बनाने से कुछ नहीं होता, ये मैं पहला पॉइंट स्ट्रेस अपॉन करना चाह रहा था। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे प्रोफेसर शशि ईरानी जी ने कहा था कि भाई आज हम बाबा साहब के विचारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों मनाते हैं हम 14 अप्रैल। तो एक तो तरीका ये है कि भाई महान आदमी का जन्मदिन है, जन्मदिन मनाओ। दूसरा ये है कि उनके विचारों को सेलिब्रेट करो। मेरा तीसरा मत है, दो बातें मैं सहमत नहीं हूं। तीसरी बात ये है कि यदि अंबेडकर जी महान व्यक्ति थे, नो डाउट अबाउट इट, सभी लोग उन्हें इतना जब मानते हैं, तो उनका एक जो मूल बात उनके कहने की थी, क्या उसको हम किसी तरह से पालन कर पा रहे हैं। एक स्पीकर ने रेफरेंस दिया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो आर्टिकल है, जो एक आर्टिकल है दरअसल, ये इनफैक्ट ही वाज इनवाइटेड एज ए कीनोट स्पीकर। एक मीटिंग में बुलाया गया था, एक संगठन था, उस संगठन को भी शायद बने हुए 100 साल हो गए हैं, जात पात तोड़ो मंडल इस नाम से था वो। तो उसके कीनोट स्पीकर ग्रुप में अम्बेडकर साहब ने बुलाया था, और वो कीनोट स्पीच थी जो बाद में एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में छपी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो उसमें अम्बेडकर जी मेनली ये कह रहे थे कि भाई ये हिंदू समाज में इतनी स्ट्रक्चरल खामियां हैं कि ये कभी भी छुआछूत को खत्म नहीं करेगा। जो भी इस धर्म के, सनातन धर्म के जो भी मठाधीश हैं, वो कभी भी ये जो हायरार्की है कास्ट की, और ये शेड्यूल्ड कास्ट जो था, दरअसल ये तो वर्णा सिस्टम से वैसे ही बाहर था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो शेड्यूल्ड कास्ट थे, अम्बेडकर साहब तो महार जाति से थे, ये वर्णा सिस्टम में नहीं आते थे। ये शूद्र भी नहीं है, ये 5वीं कैटेगरी है। आप एम एन श्रीनिवास की किताब पढ़िए, फेमस सोशोलॉजिस्ट, तो उन्होंने बताया ये तो कास्ट उससे वर्णा सिस्टम से ही बाहर है। तो इनको जो ये मतलब कि ये हिंदू वाले जो अपना वो है फिलॉसफी, उसमें इनको जो है बराबरी का दर्जा तो असंभव है, क्योंकि वो धर्म बराबरी का दर्जा दे ही नहीं सकता। ये अंबेडकर जी का कहना था। इसलिए उन्होंने कहा था कि यदि इनको न्याय दिलवाना है, सोशल जस्टिस की बात यदि उन्होंने की, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस कास्टिज्म को ही खत्म करना पड़ेगा। ये उन्होंने सुझाव दिया था, और ये कहा था कि या तो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। उन दिनों कुछ लोग बोला करते थे कि भाई ये आपस में खाना वाना खाएं, अपर जाति के लोग, लोअर जाति के लोग, इससे कुछ फर्क पड़ेगा। महात्मा गांधी ने इस चीज को बहुत प्रोपगेट किया। तो उन्होंने, अम्बेडकर साहब ने कहा था कि नहीं, खाना वाना खाने से सब दिखावे के लिए होता है, खाना पूर्ति दिखाते हैं। आज भी हमारे लोग नेता जाके खाते रहते हैं हर जगह घर में, क्या उससे कुछ कास्टिज्म थोड़ी दूर हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उस समय जो है अम्बेडकर जी ने कही है, मैं वो पॉइंट बोल, प्लीज बाकी को भी मौका दीजिए। मेरे ख्याल से अब तो लास्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी नहीं बात सर, का। पर हम आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। आप के एक के बाद दूसरे पॉइंट जो है वो अंबेडकर जयंती को कहीं भी नहीं बता रहे हैं। आप आप शायद थोड़ा अब मेरे ख्याल से इसको आप विराम दीजिए, क्योंकि हम अंबेडकर जयंती मना रहे हैं और कुछ टॉपिक से हम थोड़ा सा भटक रहे हैं। नहीं, तो यही दुर्भाग्य हम लोगों का। हम जयंती को दुर्भाग्य मत कहिए, दुर्भाग्य मत कहिए। आपने अपनी बात रख दी है, अब मेरे ख्याल से बाकियों को मौका दिया जाए। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बात बोल देने दिए। मैं इसी का आंसर चाह रहा था मैडम कालरा जी से। उनका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी एनिहिलेशन कास्ट में, यदि आप उनका आर्टिकल पढ़ेंगे, कि यदि इस जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो उन्होंने एक तरीका सुझाया था। वो तरीका मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, इस पे जरा विचार कीजिए। कि उन्होंने कहा था कि केवल एक तरीका है, इंटरकास्ट मैरिजेस से ही जाति प्रथा हिंदुस्तान में खत्म हो सकती है, अदरवाइज ये खाना खिलाने से, इससे उससे नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरकास्ट मैरिज करवाना फोर्स तो नहीं कर सकते, कोई लॉ फोर्स नहीं कर सकता, तो कैसे होगा। तो वहीं पर वो सुझाव दिया गया था कि जो भी अपर जाति के लोग यदि इंटरकास्ट मैरिज करना चाहें, तो उनको एक प्रकार का बहुत बड़ा इंसेंटिव इस तरह का दिया जाए, जिससे कि लोग जो है स्टार्ट करें। जैसे आज की तारीख में इतनी बेरोजगारी समाज में है, आप उनको गारंटी दीजिए कि आपको गवर्नमेंट की सर्विस मिलेगी जो भी इंटरकास्ट मैरिज करेगा, प्लस और भी इंसेंटिव ऐड कीजिए उसमें, जितने भी इंसेंटिव ऐड कर सकते हो। इससे जब इंटरकास्ट मैरिज स्टार्ट होना शुरू होगा, वो एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे कास्ट एनिहिलेशन की तरफ को जाता है। ये कहकर के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your valuable insight. Now, I'd like to invite our President for presidency remarks of this session, who is Supreme Court lawyer by profession and former member of National Commission. Over to you, ma'am. Ma'am, please unmute yourself. We are unable to hear you. Yeah, thank you, Abhishek, and thank you each one of you for joining and for sharing your thoughts.
आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। हम अंबेडकर जी की जयंती को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। त्यागी जी ने जो बात कही, मुझे लगता है पहले मैं उसी को रिस्पॉन्ड कर दूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लास्ट मीटिंग थी, जब संविधान सभा का आखिरी दिन था, उस मौके पर बाबा साहब ने ये बोला था कि संविधान बन गया, पर अगर इस संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये बहुत बढ़िया संविधान होने के बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं ला पाएगा। और अगर ये संविधान बहुत बेकार भी होता और इसको लागू करने वाले लोग अच्छे होते तो वो अच्छे लोग संविधान को अच्छी तरफ ले जाएंगे। ये संविधान सभा की आखिरी दिन जब संविधान को समर्पित किया गया तो बाबा साहब ने ये बात कही थी। पर इसके साथ साथ कानूनों से बदलाव नहीं आता। दोनों सत्य हो सकते हैं। कानूनों से बदलाव नहीं आता, पर कानून बदलाव का रास्ता खोलते हैं। ये बातें दोनों सत्य हैं, दोनों को एग्जिस्ट करती हैं। दहेज के विरुद्ध में कानून बना, पर आज भी दहेज पूरी तरह से समाज में दिया और लिया जाता है, ये भी सत्य है। पर यह भी सत्य है कि कानून बनने से सती प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो ये दोनों चीजें कैसे कोएग्जिस्ट करती है, मैंने पहले इसी पे रिस्पॉन्ड कर दिया। और बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ग्वालियर के पास एक स्थान है, वहां पर हुआ। और मुझे सौभाग्य है कि मैं उनके जन्म स्थान पर गई। आज जो हम 133वीं जन्म शताब्दी उनकी मना रहे हैं, और डॉक्टर शशि रानी देव ने जितने उत्साह के साथ अंबेडकर जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को हमारे साथ साझा किया, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको हम लगातार सुनते जाएं, पर वो भी समय, उनको भी थोड़ा सा अभाव था, वो ट्रेवल कर रही थी। पर उसके बावजूद आज पूरा दिन उन्होंने बताया कि अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में वो काफी व्यस्त रही। उनके जीवन के विभिन्न जो दृष्टिकोण और जिस प्रकार से वो बराबरी, इक्वालिटी, इक्विटी और फर्टर्निटी की बात कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि जैसे जो मैंने भी सोचा था बाबा साहब के बारे में, वो भी कहीं बिल्कुल उनके साथ वैसे ही वैसे ही रूप से प्रकट होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि जैसे विक्की ने, आदित्य ने, डॉक्टर त्यागी ने और मिस्टर सिंह ने, रंजीत सिंह ने, रवीश कालरा ने न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन किया और अपनी बातें रखी। आप सब ने हमें ज्वाइन करा। और सक्षम रोजगार सोसाइटी जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, एक समावेशी नाम है, जिसमें सक्षम हिंदी से आता है, रोजगार उर्दू का शब्द है और सोसाइटी अंग्रेजी का शब्द है। हम यहाँ सोसाइटी में युवा कौशल के विकास के प्रति समर्पित हैं। हम कौशल वृद्धि के साथ साथ समग्र, मतलब एक होलसम डेवलपमेंट के बारे में भी सोचते हैं। हमारी प्रतिबद्धता युवा कौशल और युवा कौशल विकास के प्रति इससे प्रकट होती है कि जो 3 त्योहार हम सक्षम रोजगार सोसाइटी में बनाते हैं, तो पहला युवा दिवस, जहां हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से जो कुछ अंश है, उनका जो प्रभाव है, वो अपने युवाओं में देखना चाहते हैं। और दूसरा त्योहार हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। तो हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वो जो रैशनल, मतलब जो एक उनके जो विचार हैं, जो कि तर्क संगति को तरफ इशारा करते हैं कि हमें जहां बात करनी है अपने तर्क से बात करनी है, तो उनके विचारों को जानते हैं। और तीसरा त्योहार जो हम मनाते हैं वो है अध्यापक दिवस। और उस दिन हम डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन को और एक अध्यापक के जीवन को अपने पूरे एक समग्र समाज, अपने पूरे परिवार के साथ साझा करते हैं। और मैं स्वयं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की समानता और बंधुत्व, मतलब इक्वालिटी की यहाँ बात करके खत्म नहीं कर सकते। हमारा संविधान जहाँ जहाँ बराबरी की बात करता है आर्टिकल 14, तो वहां वो बात समाप्त नहीं हो जाती, पर पूरी तरह से फर्टर्निटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उसमें फर्टर्निटी मतलब भाईचारा। तो हम रोजगार सोसाइटी में भी उस भाईचारे को अपना आधार बनाते हैं। हम समानता के साथ साथ भाईचारे की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि वो जो हमारा व्यवहार हो, वो हमारे व्यवहार में दर्शे। हम आजकल अकाउंट्स ट्रेडिंग की क्लास ले रहे हैं, तो बार बार हम इसी बात पे ध्यान देते हैं, इस बात पे जोर देते हैं कि एक अकाउंट्स की क्लास लेकर हम आपके साथ संबंधों को खत्म नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जहां हमने अकाउंट्स की क्लास के साथ आपके साथ संबंध बनाया है, तो हम आगे आपको ट्रेनिंग, आपको नौकरी दिलवाना, आपके साथ एक भाईचारा और एक अपनेपन का जो हम एक जो व्यवहार है उसको स्थापित करने के प्रति कटिबद्ध है। और हम ये मानते हैं कि आज जो हम युवाओं के ऊपर, आज जो इस समाज में सबसे आवश्यक है, तो वो इन्वेस्टमेंट, यूथ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। एक जगह हम कहते हैं कि हमें अपनी डेमोग्राफी का फायदा है, तो वो डेमोग्राफी की
आवश्यकताएं भी हैं। तो हम अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने अपने स्तर पर इस युवा वर्ग को क्या एक दिशा दिखाना, युवा वर्ग का हैंड होल्डिंग, उनसे बातचीत करना, उनको आगे वाले भविष्य के प्रति उनके लिए क्या क्या अवसर प्राप्त है उन सब के प्रति उनको जागृत करना, और ऐसा इस काबिल वो बना पाना कि ना केवल वो अपने और अपने परिवार को चला पाए, पर वो समाज और देश के लिए भी अपने कृतों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपने योगदान समाज के सुधार के लिए, समाज के विकास के लिए और देश के विकास के लिए दे पाए। और हम मानते हैं कि जो सामाजिक न्याय, जहाँ सोशल जस्टिस, जहां जहां हमारे संविधान में भी आता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, और जहां जब बात कानून की बात करें तो रूल ऑफ लॉ, क्योंकि गवर्नेंस कभी भी एक स्ट्रक्चर्ड रूल ऑफ लॉ के बगैर हो नहीं सकती। जहां भी हम सरकार की बात करते हैं तो फिर उसके लिए हमें रूल ऑफ लॉ, कानून द्वारा, नहीं तो अगर व्यक्तियों के ऊपर बातें छोड़ दी जाएंगी तो व्यक्ति अपने हिसाब से कानूनों की इंटरप्रिटेशन देते रहेंगे। तो कानून इसलिए होना जरूरी है। पर जहां सामाजिक न्याय की बात होती है तो सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय के बगैर संभव नहीं है। और आर्थिक न्याय की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि आज की जो हमारी स्थिति है, तो 1% लोगों के पास 22% राष्ट्रीय आय है। ऊपर के 1% लोगों के पास 22% राष्ट्रीय आय है, और जो नीचे का 50% का तबका है उसके पास केवल 13% राष्ट्रीय आय है। तो सामाजिक न्याय की बात मतलब बिल्कुल एक लिप सर्विस जैसी है। तो इकोनॉमिक जस्टिस, जब सबके पास सबके पास काम करने के अवसर होंगे, पैसा कमाने के अवसर होंगे, तब जब ये 50% लोग 13% से अपनी उस जो उनकी सहभागिता, उसमें जो उनका शेयर है उसको आगे बढ़ा पाएंगे, तभी हम कहीं सामाजिक न्याय की तरफ चलने की बात करेंगे। और हम ये मानते हैं कि सिर्फ ज्ञान, शिक्षा, यही एक तरीके हैं जिससे कि हम इकोनॉमिक जस्टिस या सामाजिक न्याय की अपनी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दिया गया एक दर्शन है, और दर्शन होता है मतलब ये नहीं कि बाबा साहब ने जो कुछ कह दिया वो सब कुछ बिल्कुल सही है। वो तो एक, हम अगर तार्किक तर्क के साथ और लॉजिक के साथ बातों को समझना चाहें तो हम अपने आप को ओपन रखते हैं, और समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से वो सत्य भी बदलते हैं, सत्य भी अपनी परिभाषाएं बदलते हैं। और जहाँ बराबरी की बात की, और जब जो त्यागी जी ने बोला कि मेल जोल तभी हो पाएगा, कास्ट, जाति वो चीज है जो जाति नहीं है। वो भी मैं किसी को सुन रही थी, उन्होंने बोला कि जाति जाति नहीं है, तो यह हमें मानना पड़ेगा। पर जो शादी करने की बात है, वो शादी करने की शुरुआत हर व्यक्ति से होगी। कानून बन के शादी नहीं हो सकती। सरकार नहीं कह सकती कि आप किसी दलित लड़की से शादी करें या आप अपनी लड़की किसी दलित लड़के से ब्याहें। ये बिल्कुल सत्य है, मूल रूप से सत्य है कि परिवार का जो मिलन होता है वो तभी होता है जब दोनों समाजों में शादी से संबंध बनते हैं। जब विवाह से संबंध बनते हैं, उससे बेहतर कोई मिलन करने का तरीका नहीं है। पर वो व्यक्ति तक सीमित है, वो व्यक्ति ही करेगा। और यही बात थी कि जब हिंदू कोड बिल आया 1951 में, तो वो डिफीट होता है क्योंकि हिंदू कोड बिल कास्ट के ऊपर शादी करने की बात करता है कि किसी भी कास्ट का व्यक्ति शादी कर सकता है। तो एक मेजर कारण हिंदू कोड बिल के डिफीट होने का ये भी था कि बाबा साहब ने कास्ट के इंटर कास्ट मैरिजेस को हिंदू कोड बिल में लाया। और एक दूसरी बात जो मुझे लगता है कि वैलिडेशन, मतलब जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1951 में हिंदू कोड बिल के डिफीट होने के लिए उन्होंने उस लॉ मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दिया था, और 1952 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो चुनाव वो हारे। उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के एक नेता से वो अपना चुनाव हारे। और 1956 में, 1954 से 56 में वो बीमार थे, तो अगला जब चुनाव 1957 में होना था तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मैं वही कहती हूँ कि उनके विचारों को वैलिडेशन तब तो नहीं मिली, अपना चुनाव वो खुद हार जाते, उनका हिंदू कोड बिल सरकार में पास नहीं होता, लॉ मिनिस्टर के बतौर वो रिजाइन करते हैं। परंतु ये देखिए आप 1990 में, मतलब उनकी मृत्यु के 34 साल बाद उनको भारत रत्न की उपाधि मिलती है। और आज उनकी मृत्यु के लगभग 70 साल बाद कोई भी ऐसा राजनीतिक दल, कोई भी ऐसा सामाजिक दल, कोई भी ऐसा
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद ना करें। बाबा साहब को याद करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दलितों को हम इंक्लूसिव समाज की बात करते हैं। बाबा साहब को याद जब किया जाता है तो इसलिए याद किया जाता है कि उस जमाने में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, उस जमाने में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करी, अर्थशास्त्र और कानून के इतने बड़े विद्वान, तो वो उन सब कारणों से उनको याद किया जाता है। और धर्म में भी तर्क को ढूंढने की जो उनकी विचार था उससे उनको याद किया जाता है। और इसीलिए वैलिडेशन, आज मेरे जीते जी मेरी बातों को अगर वैलिडेशन नहीं भी मिलता, मतलब समाज उसको एक्सेप्ट नहीं भी करता, पर फिर भी अगर आपके विचार सही हैं तो दशकों के बाद और कई 60 50 60 सालों के बाद भी आपके विचारों के ऊपर लोग बातचीत करते हैं। और हमारा यहाँ एकत्रित होकर हम ऐसी एकेडमिक ओरिएंटेशन, मतलब ज्ञान से जुड़ी हुई बातें, और हम अपने पूरे समाज को, अपने अपने इस टीम को पूरी इसी तरह का व्यक्ति का निर्माण करने की हम बात करते हैं, जो कि सोचे समझे, ज्ञान और शिक्षा के द्वारा अपनी बातों को रखें और आगे बढ़ने की बात करें। और अपनी बात को मैं समाप्त करती हूँ। बाबा साहब ने महिलाओं की तरक्की को लेकर, क्योंकि जब वो इक्वालिटी की बात करते हैं तो महिला और पुरुष की बराबरी की बात बहुत जोर देकर करते हैं, तो उन्होंने बोला कि किसी भी देश की प्रगति में इससे आंकता हूं कि उस देश की महिलाएं कितनी प्रगत हैं, उस देश की महिलाएं कितनी डेवलप हुई हैं। और तो इसलिए अगर हम देश की प्रगति की बात करते हैं तो हमें अब मूलभूत तरीके से अपने समाज की महिलाओं को प्रगति की बात पर पूरा पूरा ध्यान देना होगा। और आज ये बड़े दुख की बात है, मैं अभी एक शो सुन रही थी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि भारत की 90% महिलाएं काम नहीं करती हैं, तो हमें इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि रात के इस समय, रात के 10:07 हो रहे हैं, संडे की रात है, हम इस ऐसे सीरियस डिस्कशन पे बात कर रहे हैं। और डॉक्टर शशि का अभी शायद हमारे साथ नहीं है, पर कभी और बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी उन्होंने बात रखी, दिल कर रहा था कि उनको सुनते रहो, फिर कभी दोबारा से उनसे बैठकर बात करें। मैं सक्षम भारती और सक्षम भारती फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि सक्षम रोजगार सोसाइटी के सभी कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मेरे बहुत से साथी जिन्होंने मुझे आज ज्वाइन किया है, मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी और आपका बहुत बहुत, और ये भी उम्मीद करूंगी कि आगे भी इसी प्रकार के जो हम कार्यक्रम करें उसमें आपका हमें सहयोग प्राप्त हो। मिस्टर त्यागी, मिस्टर रंजीत सिंह और व्यास जी को भी मैं देख पा रही हूँ और पहले भी कार्यक्रमों में रहे, और मुकेश जी, और आप, मैं सुषमा जी का, मतलब मैं नाम लेना चाहूँ तो सभी मेरे मित्र हैं। सुषमा मोइत्रा ने ज्वाइन किया, रंजना ने ज्वाइन किया कोलकाता से। आप मुझे माफ करें कि मैं आप सबका एक एक करके नाम नहीं ले रही, क्योंकि पर फिर भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि हम ऐसे गंभीर, और आजकल मैं देख के मुझे बड़ा दुख होता है कि जहां देखो एक रील चलती रहती है जिसमें लोग सिर्फ अपने डांस, अपना म्यूजिक या कुछ भी ऐसा करते हुए दिखाते रहते हैं। शायद समाज ने बहुत बड़े स्तर पर इसको अपने जीवन का हिस्सा अपना लिया है। ऐसे समय पर हम ऐसे गंभीर विषयों पर रात के 10 बजे, अगर रविवार रात को 10 बजे बात करते हैं, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमें ऐसा अवसर प्राप्त किया कि हम इसको कर रहे हैं। Thank you very much. Over to you, Abhishek. Thank you, ma'am, for sharing your valuable insight with us. And I'd like to request from all the participants to open their cameras so that we can take picture for record purpose. आज से अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम रिकॉर्ड के लिए हो। Thank you, Shashi. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जो समय के अभाव में मैं अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाई, आपने अंत में वो हिंदू कोड बिल बोलकर लेजिस्लेशन की बात की, और मेरा मायना वही था कि बिना उन्होंने इसके लिए रिजाइन भी किया था, और जो एथिकल कंडक्ट के रहते कि अगर मैं कानून नहीं पास कर सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं कानून मंत्री रहूं। तो और कानून की वजह से आज हम महिलाएं सब मिलकर इतना प्रोग्रेस कर पा रही हैं, और या फिर हम अपने हकों के लड़ाई भी लड़ सकते हैं और अपने साथियों के हकों की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिनके हाथों में पावर है, अगर वो उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो सरकार की पावर है या फिर चाहे वो कानून की पावर है या संविधान को चलाने की पावर है,
तो वो उसका अगर मिसयूज होगा तो वो जरूर उन्होंने ये बात कही थी, और अपने भाषण में उन्होंने बहुत इमोशनल बातें कही हैं जो कभी हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि व्हाट कुड बी अ पॉसिबल थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और क्या कॉन्ट्रडिक्शंस रहे होंगे उनके दिमाग में, एक ऐसे समय को वेलकम करना जब फ्रीडम भी है और पर एक दुख भी है मन में कि हम बटे हुए समाज को लेकर फ्रीडम की चाहत में आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए आगे बढ़ें और अपनी बातों को निर्भर होकर नहीं, एक मतलब आत्मविश्वास के साथ और फ्रीडम के साथ बात करें। बहुत बखूबी आपने इसका संचालन किया। आई एम सो हैप्पी टू know about you and your team, and definitely we'll meet again and we'll discuss things in detail. So because I'm getting more ideas and I would like to invite your team to the university, and definitely I'll organize certain things where we can have a free discussion on to the issues. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now let's move towards Shahnawaz for word of thanks. Shahnawaz, over to you. Okay, so thank you, sir. Good evening, everyone. I am Shahnawaz. On the behalf of Saksham Rozgar Society, I extend to my gratitude each and every one of you. I would like to express my sincere appreciation to Abhishek sir for his hard work and organizing the class. As well as I would like to extend my thanks to Shahase Rani ma'am for her outstanding teaching skills and those knowledge which she has given to us and share with all the exclusive points with us. I am also grateful to all the students for their active listener and a good participation. And I wanted to same activate participant to upcoming class also. Lastly, I would like to acknowledge Jyotika Kala ma'am for her dedication, which help every student to learn more and new things every day. Even on Sunday also, she has organized the class so that we can get the knowledge and all. So thank you everyone. Have a good night. Thank you. Thank you for joining this session, and good night all of you. You can leave this session now. Thank you. Thank you, each one of you.